नमस्कार दोस्तों, विद्या फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आप लोगों का स्वागत करते हैं। तो देखिए, हम लोग बात कर रहे थे किसकी, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था एंडोरेंस के विषय में कि एंडोरेंस होता क्या है। तो एंडोरेंस की जब हम बात करते हैं तो एंडोरेंस मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब फैटिग की कंडीशन आ जाती है और फैटिग की कंडीशन में भी अगर हम वर्क कर रहे हैं तो वो क्या होता है, वो होती है एंडोरेंस। लेकिन आज हम बात करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी की। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, तो अगर आप कोई ज्वाइंट है तो ज्वाइंट को आप कितना रेंज तक खींच रहे हो, मतलब कि कितना, जैसे पैर है तो पैर को आप कितना फैला रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं या लचीलापन। इट इज एबिलिटी ऑफ ज्वाइंट टू मूव इन मैक्सिमम रेंज, मतलब मैक्सिमम रेंज तक आप कितना उसको खींच सकते हो, यह बात करता है। मतलब यह जोड़ों के क्या करता है, जोड़ों का जो अधिकतम मूवमेंट होता है, क्या होता है, जोड़ों का अधिकतम सीमा में चलने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट विद द ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन और लार्ज एम्पलीट्यूड। मतलब कि जितना हो सके आप किसी चीज को कितना खींच पा रहे हो। एक ज्वाइंट है, मान लो शोल्डर ज्वाइंट है, शोल्डर को आप कितना आप खींच ले रहे हो, ऊपर नीचे अगल बगल, मतलब किधर भी आप ले जा रहे हो, तो इसी को क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। इससे क्या होता है, इससे जोड़ों द्वारा जो भी मूवमेंट होता है वह अधिक सीमा, या हम ये कह सकते हैं बड़े आयाम के साथ जब गति करने की क्षमता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, लचीलेपन से आपकी जो इंजरी होती है, जो भी आपकी चोट होती है, स्पोर्ट इंजरी जो भी होती है, उसको से क्या किया जाता है, बचाया जा सकता है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, बॉडी रिजिड हो जाएगी, तब आप जब भी कोई गेम खेलेंगे या कुछ भी करेंगे तो उसमें क्या होता है, बॉडी अगर रिजिड नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, उसमें इंजरी आने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो यह किसके लिए फ़ायदेमंद है कि जो स्पोर्ट में इंजरी है उससे यह बचाता है, तथा जो भी स्किल सीखते हैं उन स्किल को सीखने में आसानी होती है। अगर रिजिड है बॉडी तो स्किल आप नहीं सीख पाएंगे, लेकिन अगर आपको स्किल, कोई भी स्किल अगर सीखनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन चीज़ों को सही से फ्लैक्सिबल होना चाहिए। मान लीजिए हाथ का है या मान लो कि कमर का है, अब आपको झुकना है तो झुकने के लिए हमको क्या करना है, फ्लैक्सिबिलिटी को जितना ज़्यादा डेवलप करेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। अब पता चला बॉडी आपकी रिजिड है, आप झुक ही नहीं पा रहे हो। या हम मान लो एक चीज़ और कहते हैं, जैसे मान लो एक कि जिम्नास्टिक का प्लेयर है, तो जिम्नास्टिक के प्लेयर में अगर फ्लैक्सिबिलिटी जितना ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा बेटर एक परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, तो इसीलिए फ्लैक्सिबिलिटी क्या करती है, हमारे शरीर के स्किल को सीखने में, साथ ही साथ अगर कोई भी इंजरी है तो उसको बचाने के लिए यह काम करती है। जैसे अगर आप स्विमिंग कर रहे हो तो स्विमिंग में जो बैक स्ट्रोक होता है उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। अब जो फ्लैक्सिबिलिटी होती है, फ्लैक्सिबिलिटी का मैक्सिमम रेंज कितना होता है, यह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि इसका मैक्सिमम रेंज कितना होता है। तो मैक्सिमम एंगल 180 डिग्री, 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता। अब ये कोई कह दे कि चक्रासन करते हैं हम 360 ले लेते हैं, तो नहीं, उतना नहीं होता। 180 डिग्री इसका मैक्सिमम फ्लैक्सिबिलिटी का होता है। ठीक है ना, उसके बाद हाइपर फ्लैक्सिबिलिटी की बात आ जाती है। जब हाइपर की बात आती है तब वो आपका 180 डिग्री से ऊपर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ फ्लैक्सिबिलिटी की। फ्लैक्सिबिलिटी के कितने प्रकार होते हैं, तो फ्लैक्सिबिलिटी के मुख्यतः बात करते हैं तो दो प्रकार होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो एक्टिव फ्लैक्सिबिलिटी, और सेकंड की बात करते हैं तो पैसिव फ्लैक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लैक्सिबिलिटी के दो प्रकार होते हैं, एक स्टैटिक होता है, दूसरा डायनेमिक होता है। एक्टिव फ्लैक्सिबिलिटी क्या होती है, एक्टिव फ्लैक्सिबिलिटी कहने का मतलब बिना किसी बाहरी यंत्र के या बिना किसी बाहरी मदद के जब आप स्वयं से किसी भी अंग को, किसी भी ज्वाइंट्स को अधिकतम रेंज तक ले जाते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव फ्लैक्सिबिलिटी। पैसिव क्या होता है, जब हम किसी भी बाहरी इक्विपमेंट की सहायता लेते हैं या किसी भी बाहरी वस्तु का सहायता लेते हैं या हम किसी भी बाहरी व्यक्ति की सहायता से जब हम फ्लैक्सिबिलिटी को डेवलप करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं पैसिव फ्लैक्सिबिलिटी। अब आगे हम आपको बताएंगे कि स्टैटिक क्या होती है, डायनेमिक क्या होती है, इसके क्या रोल हैं। तो यहाँ देखिएगा, ये टाइप ऑफ फ्लैक्सिबिलिटी में एक्टिव फ्लैक्सिबिलिटी, तो यहाँ आपको दो इमेज दिख रहे होंगे, यहाँ तीन इमेज खैर दिख रहे हैं, दो इमेज दिख रहे होंगे आपको, और दो आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे दो आपको पिक दिख रही होगी, जो कि एक वीडियो दिख रही होगी, जिसमें देख रहे हो ये एक लड़की है, वो अपने पैर को क्या कर रही है, अपने स्वयं से बिना किसी की सहायता से क्या कर रही है, स्ट्रेच कर रही है। एक बार नीचे ला रही, फिर ऊपर ले जा रही, फिर नीचे, फिर ऊपर। ये क्या हुआ, ये हुआ एक्टिव फ्लैक्सिबिलिटी। सेम इसी तरीके से ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति
व्यक्ति क्या कर रहा है, यह व्यक्ति क्या काम कर रहा है, यह व्यक्ति जो है यह बार बार क्या कर रहा है, अपने बॉडी को स्ट्रेच कर रहा है अपने से ही। ठीक, उसी प्रकार से इस इमेज में भी दिख रहा है। मतलब वही है कि बिना किसी बाहरी सहायता से अपने जोड़ों को अधिकतम सीमा तक खींचने की क्षमता है। यह दो प्रकार के होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अब स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, तो स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट विद अ लार्ज एम्पलीट्यूड फ्रॉम द स्टेशनरी पोजीशन। जब स्टेशनरी पोजीशन में आप क्या करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी चीज़ को फैलाते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। स्थिर लचक की आवश्यकता कब होती है, जब आप किसी भी स्थिर मूवमेंट में होते हो, जब आप खड़े रहते हो या लेटते हो या फिर दौड़ने का स्टार्ट लेते हो, मतलब जब आप क्या करते हो, स्टार्टिंग लेते हो दौड़ते समय, तो उस समय होता है, या फॉरवर्ड ट्रंक बेंडिंग होता है या योगासन के समय, इन सब समय आपको स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत पड़ती है। आगे बात करें अगर हम, तो अगला है आपका डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। और डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी में जैसा आप देख रहे हो, ये लड़की क्या कर रही है, बार बार अपनी जगह पे कूद रही है, जंपिंग जपाक कर रही है। तो ये याद रखिए, डायनेमिक मतलब मूवमेंट होता है, याद रखना। तो डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा मूवमेंट के लिए उत्तरदायी होगा, मतलब मूवमेंट विथ लार्ज एम्पलीट्यूड व्हेन द बॉडी इन मोशन। जब बॉडी आपकी मोशन में होती है, गति की अवस्था में होती है, तो वहां पे लार्ज मूवमेंट एम्पलीट्यूड जो होता है वह उसके लिए उत्तरदायी होता है। जैसे एग्जाम्पल, रनिंग, जंपिंग, किकिंग, हिटिंग, इन सब में इस प्रकार की लचक की आवश्यकता कब होती है, खिलाड़ी को उस समय होती है जब वह चल रहा होता है या दौड़ रहा होता है। किस समय होती है, चल रहा होता है या दौड़ रहा होता है। जैसे फुटबॉल के समय, कबड्डी में, आदि खेलों में जब स्किल कर रहा होता है तब, या किसी भी स्किल का परफॉर्म कर रहा है या किसी स्किल को सीख रहा है, तब इसकी ज़रूरत होती है। यह डायनेमिक है, देख रहे हो ये मूवमेंट बार बार आपको दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि ये जो है, मैं जो भी चीज़ें लेके आऊँगा आपके लिए, उसमें आपको विथ इमेज प्लस वीडियो, सिनेमैटिक वीडियो रहेगी, या ये हम कह सकते हैं कि आपके GIF पिक के द्वारा हम दिखाएंगे, जिसमें कि आपको ये दिखेगा कब वो उछल रहा है, कब वो बैठ रहा है, कब वो चल रहा है, इन सब चीज़ों को। एक चीज़ सीधे पूछता है कि किसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, तो याद रखिएगा डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी इज ग्रेटर देन स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है किससे, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी से, हमेशा याद रखना है। और यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी किससे ज़्यादा होती है। ठीक, आगे अगर हम बात करें आप लोगों से, तो आगे हमारा आता है अब पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। ये तो थे एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी के बाद। अब बात आती है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी जैसा कि मैंने बताया, वो किसी दूसरे की सहायता से किया जाता है। यहाँ आपको इमेज दिख रहा होगा, GIF पिक दिख रही होगी। यहाँ पे एक आदमी है, यह क्या कर रहा है, इस लड़की का पैर को बार बार बैंड कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है। यहाँ देखोगे तो एक लड़की के हाथ को ये लड़का क्या कर रहा है, बार बार पीछे लॉक करके स्ट्रेच कर रहा है। इधर एक लड़का दूसरे लड़के के हाथ को क्या कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है। मतलब यह है कि बाहरी किसी भी सहायता से अगर आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप कर रहे हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। इट इज द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट विथ ग्रेट रेंज, क्या होता है, ग्रेटर रेंज विथ एक्सटर्नल हेल्प। एक्सटर्नल हेल्प की सहायता से और फोर्स, किसी एक्सटर्नल हेल्प या किसी फोर्स के द्वारा। जैसे डूइंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जब आप क्या करते हो, आप जो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हो उस समय, या हेल्प ऑफ अ पार्टनर 20 से 30 सेकेंड। याद रखिएगा, जब स्ट्रेचिंग करना होता है तो आप 20 से 30 सेकेंड तक क्या करते हो, स्ट्रेच करते हो और होल्ड करते हो। स्ट्रेच करने के बाद उसको होल्ड करोगे। यहाँ भी देखो स्ट्रेच कर रहा है, फिर उसको पकड़ के रोक रहा है, फिर छोड़ रहा है, फिर पकड़ रहा है, फिर छोड़ रहा है। मतलब इसको हिंदी में अक्रिय लचक बोलते हैं। अक्रिय लचक क्या होती है, शरीर का वह योग्यता है जिसके द्वारा बाहरी सहायता से अधिकतम दूरी तक गतियाँ की जा सकती हैं। सक्रिय लचक से अक्रिय लचक में गतियाँ ज़्यादा होती हैं। उदाहरण, किसी सहयोगी द्वारा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना या खिंचाव वाले व्यायाम करवाना या करना, वो सारी चीज़ें। अब मेंस में आपसे सीधे पूछेगा फ्लेक्सिबिलिटी को परिभाषित करें, फ्लेक्सिबिलिटी के प्रकारों के विषय में
संक्षिप्त टिप्पणी लिखें या सीधे। तो जब भी ये मेंस में पूछेगा आपको ऐसे पॉइंट टू पॉइंट नोट करके लिखना होगा इन चीज़ों को, हर एक चीज़ों को, लेकिन टू द पॉइंट लिखेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप बीपीएड नहीं कर रहे हैं कि कुछ भी भर दिए, आप टू द पॉइंट लिखना है आपको। और विथ जैसे मैंने फ्लो चार्ट दिखाया इस तरीके से फ्लो चार्ट और चीज़ों को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। उसके बाद अब हम बात करते हैं आप लोगों से कि ये जो आपका मेथड होता है, फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने के मेथड कौन कौन से होते हैं इसकी हम चर्चा करेंगे। तो मेथड इंप्रूविंग ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इसको इंप्रूव करने के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो पहला होता है आपका ट्रेनिंग मेथड फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें पहला होता है स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड, दूसरा होता है बेलास्टिक मेथड, तीसरा होता है पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच मेथड और पीएनएफ मेथड। इसका पीएनएफ का फुल फॉर्म होता है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोफैसिलेशन मेथड। यह क्या होता है, जब कोई, अच्छा देखो, अब स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड का मतलब यह होता है कि आप पहले स्ट्रेच करोगे, स्ट्रेच करने के बाद अंगों को फिर कुछ देर तक होल्ड करोगे, होल्ड करके फिर अपनी अवस्था में आ जाओगे। बेलास्टिक का मतलब होता है जब गति के साथ हम करते हैं, लय के साथ करते हैं, गिनती के साथ करते हैं। आपको ये पता होगा जब आप क्या करते हैं, कोई भी मूवमेंट करते हैं या आप क्या करते हो, जब आप मान लीजिए कि कोई एक्सरसाइज करते हो या पीटी का नाम सुना होगा ना, तो पीटी के समय जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो आपकी यही बेलास्टिक फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि उसमें काउंट चलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1। तो मतलब क्या होता है, लय के साथ जब हम करते हैं तो वो होता है बेलास्टिक मेथड। पोस्ट आइसोमेट्रिक की बात करते हैं तो इसी को प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरो मस्कुलर फैसिलेशन, ये आपकी तंत्रिका तंत्रों से संबंधित होता है। यह एक अच्छा एथलीट जो होता है, जो एक बढ़िया खिलाड़ी होता है, जो एक प्रोफेशनल खिलाड़ी होता है, जो एक इंटरनेशनल खिलाड़ी होता है, वह अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने के लिए इसका प्रयोग करता है, याद रखिएगा। ठीक, चलो आगे हम बात करते हैं, एक एक के विषय में अब चर्चा करेंगे, विथ डायग्राम आपको दिखाएंगे। ठीक, अब देखो स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड। इस विधि में शरीर को धीरे धीरे स्ट्रेच करेंगे, उसके बाद मैक्सिमम लिमिट तक ले जाकर होल्ड करेंगे। पहले इसको क्या करते हैं, पहले हम देख रहे हो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये महिला देखो पहले इसको स्ट्रेच कर रही है, फिर होल्ड कर रही है, स्ट्रेच कर रही है, होल्ड कर रही है। ये देखो यहाँ ले जाता है, ठीक है, देखना अभी ये यहाँ ले गया, फिर इसको होल्ड किया 2 मिनट, फिर 2 सेकंड, फिर छोड़ा, फिर यहाँ उठाएगा, फिर होल्ड करेगा, फिर छोड़ेगा। सेम इसी तरीके से यहाँ गई, यहाँ रखी, होल्ड की, फिर सीधे अपनी अवस्था में आ गई। तो ये तरीका होता है आपका, इसको बोलते हैं स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड। ठीक, अगले की अगर हम बात करें तो अगला हमारा होता है बेलास्टिक मेथड की। तो बेलास्टिक मेथड क्या होता है, बेलास्टिक मेथड का मतलब इस पद्धति में जोड़ों को गति कराते हुए लयबद्ध तरीके से अधिकतम सीमा तक फैलाना होता है, अर्थात रिदमिक ढंग से। अगर आप रिदमिक ढंग से चीज़ों को किया जाता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, बेलास्टिक विधि कहा जाता है। इसको करने से पहले वार्म अप किया जाता है, ये याद रखना। अगर हम जैसे पीटी करते हैं तो उसके पहले वार्म अप कर लेते हैं, अगर ऐसी चीज़ें होती है तो बिना वार्म अप के हम अपनी चीज़ों को नहीं करेंगे। जब भी करना होगा हम वार्म अप करेंगे, वार्म अप के बाद ही अपनी हम क्या करेंगे, अपनी पीटी को या किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा तरीका होता है। स्ट्रेचिंग लय से किया जाता है। उदाहरण जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हैंड स्विंग, आर्म स्विंग, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब बेलास्टिक मेथड के प्रकार होते हैं। आगे अगर हम आप लोगों से बात करें तो अगला हमारा क्या होगा, अगला हमारा है पोस्ट आइसोमेट्रिक, या जिसको आप क्या कहते हो, पीएनएफ मेथड कहते हैं। इसका फुल फॉर्म पहले आपसे एग्जाम में सीधे पूछता है कि पीएनएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये पहले याद रखना, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलेशन के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसका मतलब है यदि एक पेशी आइसोमेट्रिक के रूप में अधिकतम कुछ सेकंड के लिए अनुबंधित होती है तो यह खिंचाव के लिए बहुत कम प्रतिरोध देती है। कहने का मतलब कि अगर कोई चीज़ है, आइसोमेट्रिक मतलब क्या होता है, जिसमें कि आपकी मसल का वर्क दिखाई नहीं देता, मसल ना तो छोटी होती हुई दिखाई देगी ना बड़ी होती हुई। जैसे दीवार को धक्का देना, आप काम तो कर रहे हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए वर्क वहाँ पे नहीं हो रहा। कहने का मतलब यह है कि आइसोमेट्रिक रूप में अगर कोई चीज़ होती है कुछ सेकंड के लिए तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे चीज़ें अनुबंधित होती है। या खिंचाव के लिए क्या होता है, बहुत कम प्रतिरोध देता है, बहुत कम जो है आपको लोड देता है। प्रतिरोध का मतलब रेजिस्टेंस, बहुत कम रेजिस्टेंस होता है और बच्चा क्या काम करता है, अपने बॉडी को, या मान लीजिए जो कोई प्लेयर है वो उसको क्या करता है, उपयोग में लाता है। तो मांसपेशियों को पहले
यहाँ मांसपेशियों ने मांसपेशियों होगा। मांसपेशियों को पहले आइसोमेट्रिक रूप में अनुबंधित किया जाता है, मतलब पहले हम क्या करेंगे, पहले आइसोमेट्रिक रूप में। अब आइसोमेट्रिक कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ देख रहे होगे ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये व्यक्ति इसको इसकी तरह ठेल रहा है इसके पैर को, और ये क्या कर रहा है, ये पूरी ताकत लगा के दूसरी तरफ ठेल रहा है। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत क्या कर रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं। लेकिन ये क्या है, स्टैटिक स्थिति में इसका लेग पड़ा हुआ है। मतलब कहने का यह है कि यह आइसोमेट्रिक स्थिति में समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे पहले आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, अधिकतम होना चाहिए, आइसोमेट्रिक अधिकतम होगा, उसके बाद में फिर हम वो कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद मांसपेशियों को धीरे धीरे अपनी अधिकतम सीमा तक बढ़ाया जाता है, और इस स्थिति में हम कितना करते हैं, 8 से 10 सेकंड के लिए रोक कर रखा जाता है, ठीक है। मतलब 8 से 10 सेकंड तक आप उनको क्या करोगे, होल्ड करोगे। होल्ड के बाद में हम चीज़ों को देखेंगे। ये इतनी बात तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे बात करें अगर हम, तो आगे हमारा, तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। ये देखिए, ये फ्लेक्सिबिलिटी का आपको डायग्राम है। एक सेकंड, ये देखिए, ये पोस्ट आइसोमेट्रिक है, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम पीएनएफ मेथड बोलते हैं। तो पीएनएफ मेथड में ये देख रहे हो, ये बच्चा क्या कर रहा है, ये इसको पकड़ के होल्ड कर रहा है और इसको दबा रहा है, फिर ये इसको ठेल रहा है। इस तरीके से होता है, ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें आप लोगों से, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी का, अब इसका क्या होता है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है, डिटरमाइन फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का डिटरमाइन मतलब फिजिकल, आपके फिजियोलॉजी पे क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब आपके बॉडी का जो भी इंटरनली ऑर्गन है या चीज़ें हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके विषय में अगर हम देखते हैं तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो होगा आपका उसमें परिवर्तन होगा। अब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में कैसे परिवर्तन होगा, एनाटॉमिकल मतलब बॉडी में क्या होगी, बॉडी आपकी जो रिजिड थी वो रिजिड के बजाय फ्लेक्सिबल हो जाएगी, उसमें लचीलापन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। दूसरा, एलास्टिसिटी और लिगामेंट ऑफ द ज्वाइंट, मतलब आपकी जो लिगामेंट्स होती हैं उनके अंदर क्या होगा, इलास्टिसिटी आ जाएगा, मतलब उनके अंदर तन्यता ज़्यादा आ जाती है, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाती हैं, फ्री हो जाती हैं, उनको फ्री कर दिया जाता है। तो जो आपका बार बार क्या होता है, स्प्रेन या स्ट्रेन होने के चांसेस होते हैं, जिसको आप मोच कहते हो, तो मोच नहीं आता है, ये समस्या होती है। ये चीज़ें, ये आपका फायदा हो। दूसरा, तीसरा, स्ट्रेच एबिलिटी ऑफ मसल, मतलब मसल को भी क्या होता है, स्ट्रेच कर देते हैं, जिससे मसल के अंदर जो मसल फाइबर्स होते हैं उनकी लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मसल भी क्या हो जाती है, मसल भी आपकी ग्रोथ करती है, ठीक। एज एंड सेक्स, इसमें जब भी बात करेंगे हम, तो किस एज का बच्चा है उसको कितना कराया जाना चाहिए, उसके एज और उसके लिंग पर, मतलब महिला अगर है तो उसको हमको कितना कराना है, अगर एक महिला एथलीट है और एक अगर मेल एथलीट है, तो उन दोनों को देखते हुए हम चीज़ों को करेंगे। तीसरा, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी बढ़ती है और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इन चीज़ों पे हम, ये इसका क्या पड़ता है, ये इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, तो अब अगली क्लास में हम बात करेंगे स्पीड की, लेकिन आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप LT ग्रेड मेंस या EMRS मेंस की तैयारी कर रहे हैं या UPTGT 2022 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए कल की क्लास में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।